नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और इस क्रम में मैंने चैप्टर शुरू किया था लिंग एवं वचन, तो मैं वचन के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इसी में आगे। तो कल की अंतिम कक्षा मतलब कल के क्लास में अंतिम समय में मैंने आपको बोला था कि कुछ शब्द हमें डायरेक्ट याद रखने हैं जो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, भाववाचक, गुणवाचक, जातिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा गौर से। जैसे हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, वैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, सूरज, ईश्वर, काया, माल, सामान, सामग्री, सोना इत्यादि। तो आदि ये शब्द हैं जो हमेशा प्रयोग होते हैं। कहाँ? एक ही स्थान पर, कहाँ? एक वचन के रूप में। जैसे इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वर्षा शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है। हवा बहुत तेज चल रही थी, चल रहे थे और चल रही थी, है ना। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति चल रहे थे, तो क्योंकि वो बहुवचन है। यहाँ चल रही थी लगाएंगे क्योंकि ये एक वचन है। वहां आग जल रही थी तो हम लोगों ने समझ लिया। आगे एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हमें आगे के लिए समझना है कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके साथ समूह, दल, सेना, जाति आदि शब्द लगाए जाएं तो वे शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग में आते हैं। जैसे देखो, जन समूह। अब जन समूह का तात्पर्य भीड़ से ही तो हुआ, और भीड़ सुन के हमारे मन में आता है कि बहुवचन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जन समूह शब्द हुआ, मनुष्य जाति शब्द हुआ, छात्र दल शब्द हुआ, ये सभी शब्द एक वचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। हाँ, अब जैसे बोला जाए कहीं कि उस जन समूह में से प्रत्येक ने 2-2 रुपए दान दिए, तो वह हो जाएगा बहुवचन, क्योंकि प्रत्येक ने दान दिया तो एक ने, दूसरे ने, तीसरे ने, फिर उनकी संख्या समूह के रूप में न होकर प्रति व्यक्ति के अनुसार काउंटिंग में आ जाएगी, और जहां वह बहुवचन बन जाएगा अलग विषय है, बाद में अलग से डिस्कस कर दूंगा। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन प्रयोग में आती हैं। जैसे रमेश के पास कुछ सोना है, एक वचन। शुभम का बहुत धन बर्बाद हो गया, तो धन शब्द एक वचन। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, तो तेल शब्द एक वचन। उनके पास बहुत धन है, धन शब्द एक वचन। उसका सारा सोना डाकू लूट कर ले गए, तो सोना शब्द एक वचन। तो हमने क्या देखा? सोना, धन, तेल, धन, सोना, ये सभी शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अतः इन्हें हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। लेकिन वही बात जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला था और समझाने का प्रयास भी किया था, इसलिए मैंने बोला आगे बात कर लेंगे। देखिए, यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो, द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो, जैसे यहां बहुत प्रकार के लोहे मिलते हैं। अब देखो, लोहा शब्द तो हो गया पदार्थवाचक संज्ञा अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? बहुत प्रकार। तो ये बहुत प्रकार शब्द कैसा हो गया? उसके संख्या बड़ी कि नहीं बड़ी? अनन्य प्रकार के लोहे, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे आजकल बाजार में कई तेल बिकते, तेल कैसा है? एक वचन। लेकिन कई तेल, कई प्रकार के तेल, तो कैसा हो गया? बहुवचन। देखो, दोनों सोने चोखे हैं, दोनों। सोना शब्द क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसा पढ़ते हो? एक वचन। लेकिन यहां पर ये कैसा पढ़ोगे? बहुवचन। किसकी वजह से? इस शब्द की वजह से।
वेला, रात रानी, गुलाब के तेल अच्छे। देखो फिर वही बात है, तेल तो है एक वचन, लेकिन जो यहाँ पे ये शब्द दिए गए, इन शब्दों की उचित परिभाषा के आधार पर ये क्या बन जाता है, बहुवचन। क्या ये बात मैं स्पष्ट कर पाया हूं? बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। देखिए आगे एक चीज समझना है, जैसे हर, प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से समझ के चलना है। देखो गौर से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक कुआं का जल मीठा नहीं होता। अब यहाँ अंडरलाइन कर दे एग्जामिनर, जैसे मैंने किया है, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ये बात यहाँ समझाई गई है। जैसे प्रत्येक छात्र एक वचन पढ़ना है, हर आदमी एक वचन पढ़ना है, हर एक जंगल में शेर नहीं होता, ये शब्द हर एक जंगल कैसा होगा, एक वचन होगा। हर एक सांप एक वचन होगा, प्रत्येक आदमी एक वचन होगा, प्रत्येक आदमी एक वचन होगा। तो हम क्या सीखे, समझिए, हर एक कुआं, प्रत्येक छात्र, हर आदमी, हर एक जंगल, हर एक सांप, प्रत्येक आदमी, ये सभी उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि अगर कहीं लगा हो हर, कहीं लगा हो हर एक, कहीं लगा हो प्रत्येक, तो ये सभी शब्द एक वचन संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बात करते हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन के रूप में होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था, ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अशिक्षित है। जनता शब्द कैसा है, समूहवाचक संज्ञा, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, बहुसंख्यक जनता। कैसा शब्द है ये, एक वचन। जैसे बंदरों की एक टोली ने बड़ा उत्पात मचाया है, तो ये कैसा रहेगा, एक वचन। लेकिन अनेक समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। कैसे, देखो, कई टोलियां, इस वाले शब्द पर फोकस करना है। कई, संख्या एक हुई या ज्यादा, तो जब संख्या हो गई ज्यादा तो समझ जाइए कि वो क्या है, बहुवचन है। जैसे प्राचीन काल में अनेक देश की प्रजाओं, अनेक देश की प्रजाओं, तो देखो अनेक देश की प्रजाओं कैसा हो गया, बहुवचन। आराम से आगे की बात समझने का प्रयास करते हैं। आगे समझना, ये क्लियर हुआ था ना? चलिए बढ़िया। जैसे दोबारा से एक बार जिक्र कर लीजिए कि सामान्यतः तो एक वचन होता है, लेकिन अगर ऐसे शब्द लगे हो जैसे कई लगा है, अनेक लगा, ये शब्दों का तात्पर्य ही होता है कि वह समूहवाचक संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयोग में ली जा रही है। आगे ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ शब्द हैं जो डायरेक्ट याद रखने, जैसे संस्कृत की ऋकारांत और नकारांत संज्ञाएं जो हिंदी में आकारांत हो जाती हैं, बहुवचन में अधिकृत रहती हैं। जैसे संस्कृत में होता है राजन, हिंदी में होता है राजा। संस्कृत में होता है कर्तन, हिंदी में होता है कर्ता, ठीक है। पित्रन, पिता, ठीक है, ऐसे करके पित्र नहीं, पितृ, पिता, योद्धा, राजन, राजा, ठीक है, युवान, युवा बन गया, आत्मन, आत्मा बन गया, ठीक है, देवन, देवता बन गया, ऐसे करके। तो यहां से देखो अगर लिखा हुआ है सब राजा, अब इस बात को छोड़ दीजिए, पॉइंट पे आ जाइए। देखो सब राजा, आप बताइए सब राजा ज्यादा हुए या कम हुए? ज्यादा हो गए ना, तो बहुवचन आएगा। जैसे यहाँ देखो 56 राजा, अब यहां से समझो, सब राजा अपनी अपनी सेना ले आ पहुंचे। राजा अपनी सेना ले आ पहुंचा, एक जगह होगा पहुंचा और एक जगह होगा पहुंचे। जैसे 56 राजा उसके वंश के गद्दी पर बैठ चुके हैं, एक तो है चुका है और एक है चुके हैं। तुम्हारा काम किससे है? यहां से है लगा है, बहुवचन। जैसे यहां देखो सिंहासन के ऊपर सैकड़ों राजा बैठ चुके हैं, तो सैकड़ों राजा शब्द बहुवचन हुआ। जैसे
अर्जुन ने कौरवों के अनगिनत योद्धा और सैनिक मार गिराए। कौन से? योद्धा और सैनिक मार गिराए। तो ये शब्द क्या हो गया? बहुवचन हो गया। क्या ये समझा पाया मैं? तो यहाँ रटने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फोकस करो। 56 संख्या 1 से ज्यादा, सब राजा संख्या 1 से ज्यादा, सैकड़ों राजा संख्या 1 से ज्यादा, योद्धा और सैनिक संख्या कितने? अनगिनत। तो संख्या 1 से ज्यादा। और जहां जहां संख्या 1 से ज्यादा का बोध कराएगी वहां वहां आपका वचन कौन सा कहलाएगा? बहुवचन। चलिए आगे की बातें समझते हैं। कोई लेखक अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को छोड़कर शेष स्त्रीलिंग संज्ञाओं को दोनों वचनों में एक ही रूप में लिखते हैं। ये सामान्य बात है। जैसे कई देशों में ऐसी वस्तु उपजती है, तो ये वस्तु शब्द एक वचन है। अच्छा ये बताओ, कई देशों, ये बहुवचन है। पाती है दुख जहां राजकुल ही में नारी, तो यहाँ नारी शब्द एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है। तो क्या ये ऐसी बातें मैं आपको समझा पाया हूं? बढ़िया, आगे ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या है कि आदर के लिए कुछ शब्दों, नामों और उपनामों के पहले भी लगाए जाते हैं। तो आदर के लिए कुछ शब्द नामों और उपनामों के पहले भी लगाए जाते हैं। जैसे महाराज लगा दिया, स्वामी लगा दिया, महाशय लगा दिया। जाति के अनुसार पुरुषों के नामों से पहले कई बार, जैसे पंडित शब्द कह दिया, बाबू शब्द कह दिया, ठाकुर कह दिया, लाला कहा, संत कहा। श्रीयुक्त या श्रीयुत की अपेक्षा श्रीमान अधिक प्रतिष्ठावाचक है। याद रखना, ये एक सीधा सीधा सवाल है कि श्रीयुक्त अथवा श्रीयुत, इसकी अपेक्षा जो श्रीमान शब्द है वो अधिक प्रतिष्ठावाचक है। ये शब्द ऐसा है जिसको हम ज्यादा जिक्र करेंगे। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं? तो अगर मैं बोलूं कि श्रीयुक्त और श्रीयुत और श्रीमान में ऐसा कौन सा शब्द है जो ज्यादातर आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या जवाब देंगे? श्रीमान वह शब्द है जो ज्यादातर आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? दोबारा समझिए क्या कह रहा हूं। मेन चीज है कि कई बार बहुत सारे लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए आप उनके नामों से पहले आदि शब्द लगाते हैं। जैसे पंडित कहते हैं ना, पंडित फिर आगे नाम रामानंद सागर, बाबू आगे नाम, ठाकुर आगे नाम, लाला आगे नाम, संत आगे नाम। तो अब बात आ रही है इनका वचन में क्या लेना देना। तो वचन में सिर्फ इतना लेना देना है कि उपर्युक्त आदर सूचक शब्दों का वचन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द है और इनके कारण मूल शब्दों में कोई रूपांतर भी नहीं होता है। जिस प्रकार लिंग में पुरुष, स्त्री, नर, मादा और वचन में लोग, गुण, जाति आदि स्वतंत्र शब्दों का प्रत्यय मान लेते हैं, उसी प्रकार से इन शब्दों का अपना वचन को लेके कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मूल सार ये हुआ पूरी कहानी का कि अगर यदि किसी शब्द में आपको लगा मिले शब्द से पहले कोई शब्द, ठीक है, जैसे श्रीमान, श्रीयुत, श्रीयुक्त, बाबू, ठाकुर, लाला, ये शब्द लगे मिले, इनका वचन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप ये मत सोचना कि ठाकुर लाला राम। अब आप सोचो सब सर लाला राम भी एक शब्द है और ठाकुर भी एक शब्द है, दोनों शब्दों को मिलाओ तो शब्द हो गए दो। अब शब्द हो गए दो तो क्या इसे बहुवचन नहीं कहना चाहिए? अभी मैं कहूंगा नहीं, फिर आप बोलेंगे देखो यहाँ तो चलो मान लिया, अभी आपने बोला था टोली शब्द एक वचन है, लेकिन कई टोलियां बोलती है, आपने बहुवचन बोल दिया, यहाँ नहीं बोल रहे हो। देखो वहां शब्दों का मतलब संख्या से था, वहां शब्द बदलती उनकी संख्या में वृद्धि दर्शाई जा रही थी। यहाँ शब्द बदल के संख्या में वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन शब्दों के लगे होने पर भी वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? आराम से आगे बढ़िए। अब देखिए, आमतौर पर वचन की जो पहचान है, हालांकि हमने शब्दों के रूप में पढ़ लिया, वाक्य में बहुत आसान होती है कि वचन की जो पहचान है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण से की जाती है। जैसे पहला वाक्य है लड़का खेल रहा है, एक वचन, क्रिया पे फोकस करना।
लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन। देखो लड़का का बहुवचन लड़के, और खेल रहा है का बहुवचन खेल रहे हैं। जैसे गधा घास चर रहा है, एक वचन। गधे घास चर रहे हैं, बहुवचन। गधा शब्द का बहुवचन गधे, और चर रहा है का बहुवचन चर रहे हैं। आगे, चोर को पकड़कर मारो, चोर का बहुवचन चोरों, और मारो का बहुवचन मारो ही रहा। यहाँ क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके संज्ञा रूप में परिवर्तन हो गया। तो यहां से हम क्रिया से संज्ञा से पहचानेंगे। अगला, लड़का बहुत जोर से चिल्ला रहा। अब देखो यहाँ संज्ञा लड़का है जो लड़के बन गया है, क्रिया चिल्ला रहा है जो चिल्ला रहे बन गया। तो यहाँ दोनों से पहचान हो जाएगी। आजकल नदी बहुत प्रदूषित है, तो आजकल शब्द से तो कोई लेना देना है नहीं, अव्यय है। नदी का बहुवचन नदियां, और है का बहुवचन है, तो यहां से पहचान हो जाएगी। बालिका खाना खा रही है, बालिका का बहुवचन बालिकाएं, और है का बहुवचन है। वह खेल रहा है, वह का बहुवचन बे, और खेल रहा है का बहुवचन खेल रहे हैं। मेरी सहेली सुंदर है, देखो सहेली का बहुवचन सहेलियां, और है का बहुवचन है। आगे, कचहरी की गली बहुत स्वच्छ है, गली का बहुवचन गलियां, और है का बहुवचन है। आगे, ऊंट बैठा है, ऊंट का बहुवचन ऊंट ही रहा, ठीक है, और बैठा है का बहुवचन बैठे हैं। अब देखो यहाँ संज्ञा में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्रिया में तो हुआ, और ये क्रिया एक से अधिक का बोध करा रही है। यहाँ पे ये एक का बोध करा रही है, तो क्रिया एक का बोध कराए तो वह संज्ञा शब्द वाक्य में एक वचन के रूप में प्रयुक्त होगा। क्रिया बहुवचन का बोध कराए तो वह संज्ञा शब्द वाक्य में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। आगे समझिए, वह आज आ रहा है एक वचन, है बहुवचन, और वह का बहुवचन वे। अच्छा बताओ, वह कहाँ पढ़ते हैं? सर्वनाम में। वेरी गुड। कौन से सर्वनाम में? निश्चयवाचक सर्वनाम में। वेरी गुड। वह बाजार जा रहा है, वह का बन गया वे, और है का बन गया है। वह घूमने जा रहा है, वह का बन गया वे, और जा रहा है का बन गया जा रहे हैं। तो क्या यहां तक आपके लिए डाटा स्पष्ट हो पाया है? अब एक चीज देखो, मेरी बात यहां समझ लीजिए। पूरा जो चैप्टर है लिंग और वचन, वो सामान्यतः शब्द पर आधारित चैप्टर है, और जो जो चैप्टर शब्द पर आधारित है, जैसे तत्सम तद्भव हुआ, उपसर्ग प्रत्यय हुआ, लिंग वचन हुआ, पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ, इन चैप्टर्स को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे लिए ये समस्या रहेगी कि मैं आपको बोल दूं कि आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप खुद पढ़ लेना। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका जो मैंने यहाँ आपके सामने प्रयोग किया है कि सभी उदाहरणों को एक बार स्वयं उच्चरित किया है, पढ़ाया है, जहां समझने समझाने की जरूरत है समझाया है, क्योंकि इस चैप्टर की प्रकृति ऐसी है नहीं कि इसमें कुछ समझना या समझाना पड़े। फिर भी मैंने देखो प्रयास तो किया ही है। अब कितना प्रयास किया ये आप लोग बताएंगे। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि इस चैप्टर को पढ़ने की जो प्रकृति है वो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, उसके अनुसार पढ़ना है, ठीक है। मतलब आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, क्योंकि शब्द पर आधारित चैप्टर है तो सामान्यतः ये आपको पढ़ने में कठिन महसूस होगा। क्या ये बात समझ पाए? चलिए, तो आज हम इसी प्रकार से इन्हीं बातों के साथ लिंग और वचन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लिंग और वचन की कक्षाओं को कई बार देखिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और परीक्षा में आपको 100% सफलता मिले ही मिले, ठीक है। मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि पेपर में आने वाला कोई भी सवाल इस डाटा से बाहर कतई न हो। जिम्मेदारी भी मेरी है, उम्मीद भी मैं यही करता हूं। चलिए, तो अब आप यहां तक पढ़िए, खुश रहिए, ख्याल रखिए और ईमानदारी से पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको बेहतरीन नंबर प्राप्त हो सके। हिंदी विषय आपकी असफलता का कारण कतई न बने, चाहे वो टेट का पेपर हो, चाहे वो सी टेट का पेपर हो, चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे किसी अन्य राज्य की पुलिस का पेपर हो, कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें हिंदी विषय को लेकर आपको समस्या है, वो समस्या मेरी कक्षाओं को पढ़ने के बाद 100% दूर होनी ही चाहिए।
चलिए, उम्मीद भी मैं आपसे यही करूंगा कि आप मेरी कक्षाओं पे विशेष तौर पर ध्यान देंगे और पढ़ाई को एक क्रम में पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, भटकाव नहीं होने देंगे। चलिए, बाकी आप समझदार हैं तो अपने हिसाब से चीजों का प्रयोग कर ही लेंगे। ठीक, मिलते हैं हम लोग इससे अगली कक्षा में, तब तक आप खुश रहिए और ख्याल रखिए। धन्यवाद।